हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेकर आऊँ क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। और ये क्लास 10 के साथ साथ इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th क्लास में हो चाहे 10th क्लास में, दोनों ही के पेपर है। ठीक है, बायो का इंटर का भी है और 10th क्लास का भी, तो दोनों के ये काम आ जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में भी पूछा था, लॉन्ग में भी पूछा था, वेरी शॉर्ट में भी पूछा था। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे सारे हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले, वीडियो के अंत तक जरूर रहना। बहुत ही कम टाइम में मैं इसको आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आप देखना कि इसको देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो फटाफट देखेंगे। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली के डेली इसी तरह से मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम था, ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया देश के थे। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे मटर पे किए थे, सो धान मटर कहा जाता है। और मटर पे क्यों किए थे इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका पार्ट 1 बायो के सारे क्वेश्चन में एक पे कवर कर दिए, वो आप जरूर देख लेना। उसमें से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। बायो का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का एक वीडियो और मिलेगा इसके बाद, उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, सारा रिविजन आपको कर लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, पूरा आपका फंस जाएगा। उसके बाद मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता, पाइसम सैटिवम, ये आप याद कर लेना। और एक क्वेश्चन यहीं से आता, ये तो हुए आनुवंशिकता का पिता। अगर इसमें आधुनिक लगा देना, मॉडर्न, आधुनिक आनुवंशिकता के अगर पिता पूछे तो टीएच मॉर्गन है। ठीक है, टीएच मॉर्गन, इस तरह से आप टी लिखेंगे, एच लिखेंगे, मॉर्गन। इन्होंने अपने प्रयोग फलमक्खी पे किए थे, इसका नाम ड्रोसोफिला था। तो इस तरह से ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता की परिभाषा, आनुवंशिक किसे कहते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट 1 में। अब इन्होंने 3 नियम देते मेंडल ने। तो पहला नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, देखना अभी फटाफट से आपको किस तरह से याद होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन्होंने बोला था कि जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण और संकर में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो उनकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा छिप जाता है। जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो उनकी प्रथम पीढ़ी होती है उसमें एक लक्षण तो दिखाई देता है और दूसरा छिप जाता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो दूसरा छिप जाता है, दिखाई देने वाला लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, छिप जाने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। हो गया ना याद फटाफट से? कितना ईजी सा है कि जब दो विरोधी पौधों के बीच क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो उनकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा छिप जाता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी कहते हैं और छिप जाने वाले को अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन याद रखना, जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं। अब फटाफट से एग्जाम्पल देखना, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है, एकदम से याद हो जाए। एग्जाम्पल भी बहुत ही सेम है। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच, ठीक है, शुद्ध लंबे लेंगे और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे ही पौधे उत्पन्न होते हैं। प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे में लेते हैं मेंडल को? सभी लंबे। तो जो लंबापन मतलब दिखाई दे रहा है वो तो प्रभावी लक्षण हो गया, और जो छिप गया था यानी बौनापन वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। तो हो गया ना सेम डेफिनेशन, कितना ईजी है। ये हो गया आपका पहला नियम। अब फटाफट देते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम था इनका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन, इसको किस तरह से करेंगे? इसका दूसरा नाम ये है, पृथक्करण के नियम को और भी पता क्या कहते हैं? युग्मतम की योग्यता का, शुद्धता का जांच। ठीक है, ये भी बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का जांच। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध ही लक्षण मिलते हैं। इन्होंने क्या बोला था इस नियम में कि जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले, लाइन वही है, थोड़ा उसमें परस्पर दो बोला था, यहाँ पे क्या बोला गया? जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, प्रभावी मतलब वही जो लंबापन बताया गया था, प्रभावी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं, जैसे उसमें बोला था कि लंबापन प्रथम पीढ़ी में यहाँ पे कैसे होंगे? सभी प्रभावी लक्षण वाले, एक तरह से लंबापन हो गया। ठीक है, परंतु दूसरी पीढ़ी के जो संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण का मतलब अलग होना। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें क्या होता है? जो संतानों के जो विपरीत लक्षण होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो जो होता है फिक्स में पृथक्करण हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ये लाइन है इसमें, बस बाकी तो सेम था, बस यहाँ से आपको करना है। विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसलिए इस नियम को लक्षणों के अलग होने के कारण पृथक्करण का नियम कहते हैं। आया समझ में? अलग हो गए ना लक्षण, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। हो गया फटाफट से। अब देख लेते हैं थर्ड नियम इसका। ठीक है, जो थर्ड लॉ है उसका जो एग्जाम्पल है वो आप इसमें भी कर सकते हैं।
थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, ये जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, दो जोड़ी सी वही लाइन आ रही है तीनों नियमों में, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का जो पृथक्करण होता है, मतलब जो अलग होते हैं, वो शुद्ध रूप से होता है। ठीक है, पौधों के बीच जब संकरण कराते हैं तो जो लक्षणों का पृथक्करण कैसा होता है, शुद्ध रूप से हो जाता है। लाइन वही है, थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज है, उसमें पृथक्करण होता था, इसमें पृथक्करण तो होता है पर कैसे शुद्ध रूप से होता है। अर्थात जो एक लक्षण की वंशांगति होती है ना, धीरे धीरे ट्रांसफर जो होते हैं वो दूसरे को कोई भी प्रभाव नहीं डालती, मतलब प्रभावित नहीं करती। वो लाइन बोली, आप इतना भी कर सकते हैं। अब इसकी एक दे रहे थे टेबल किस तरह से आपको बनानी है, आपको लॉन्ग में मिलेगा तो आपको तीनों इस तरह से लिख के आपको वो टेबल बनानी है, पूरा आंसर आपका मतलब अच्छे से 7 नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट में अगर पूछेगा तो वो एक एक नियम देगा, प्रभावता का नियम दे देगा, पृथक्करण का नियम दे देगा लिखिए, या फिर स्वतंत्र अपव्यूह का नियम दे दिया। ठीक है, ऐसे एक पूछ सकता तो 4 नंबर में आएगा, 7 नंबर पूछेगा तो आप तीनों को लिखना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है वो टेबल जो उन्होंने बताई थी इस वाले नियम में, स्वतंत्र अपव्यूह में। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखना फटाक से किस तरह से आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला था, ये वाला मेल के बिट्स, ये फीमेल हो गया। ठीक है, ये पीला गोल था, मतलब कैपिटल वाई लिया था, यहाँ पे येलो और आर आर लिया था कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल लिया, स्मॉल 2 बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी जनक पीढ़ी होगी। फिर इसमें जब हुआ संकरण तो ये क्या क्या ले लिया, एक बड़ा बाई, एक छोटा बाई, एक बड़ा आर, एक छोटा आर, पीला गोल, ये प्रथम पीढ़ी होगी। ठीक है, ये जनक पीढ़ी है। फिर आप इस तरह से एरो लगा के, ये देखो नर युवक लिखा, मेल गैमेट्स, ये ऊपर जो एरो लिखा इसका मतलब ये मेल का, जो इस तरह से प्लस आता है ना, ये फीमेल का होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपको पता है इस लाइन में किस तरह से ट्रिक से बताने वाली हूँ मैं आपको, ये 4 लाइन याद करनी है केवल, कैपिटल बाई आर, स्मॉल बाई आर, छोटा बाई आर, फिर ये वाला। ठीक है, यही आपको लाइन से यहाँ लिख देने हैं फीमेल में, मादे युग्मक में, ये लाइन सीक्वेंस में आप इस तरह से लिख देंगे। ये पीला गोल ये कैसे लिखेंगे, इसको मैं ट्रिक से भी बता दूंगी फटाक से। ठीक है, पहले आप देख लो किस तरह से करना, मैं एक लाइन आपको समझा रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। इसका और इसका मल्टीपल करते हैं, देखो पहले इसका, इस वाले का इससे करेंगे, फिर इसी का इससे करेंगे, इसी का इससे, इसी का इससे, फिर इस तरह से इसी का चारों से, फिर इसका चारों से, इसका चारों से। अब इसका रूल्स क्या होता है वो देख लो, फिर आप टेबल आराम से कर लेंगे। पहले इसका और इसका वाई आर का गुणा करेंगे तो शर्त ये होती है कि पहले बड़ा अक्षर लेंगे, तो इसमें तो चारों कैपिटल हैं, तो बाई का करेंगे, आर का करेंगे, तो ये बाई और आर आ गया। ठीक है, अब हम इसका और इससे करवा रहे हैं, तो बड़ा बाई ये आ गया। अब इसमें बड़ा आर और छोटा आर आ रहा है। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल, तो पहले शर्त क्या होगी, कैपिटल आर पहले आएगा, छोटा बाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका गुणा इससे कराएंगे तो पहले कैपिटल आया, फिर स्मॉल वाई आ गया, फिर कैपिटल आर और कैपिटल का कराए तो फिर दोनों ही कैपिटल ले ली लास्ट में। इस तरह से आपको मल्टीपल करते जाना और चारों बॉक्स पूरे भर जाएंगे। फिर इसी का हम इससे करेंगे, तो देखो कैपिटल बाई पहले आ गया, फिर छोटा बाई आ गया। अब बड़ा आर यहाँ पे है, छोटा आर, तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल ले लेंगे। ये होगी फर्स्ट लाइन, इसी तरह से आपको करते जाना है। अब देखो इसका इससे करेंगे तो कैपिटल बाई आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो स्मॉल आर पहले है, कैपिटल पहले, यहाँ पे बाद में है, तो आपको बड़ा पहले लेना है, छोटा बाद में। बस इतना ध्यान रखना, कैपिटल अक्षर पहले आएगा, स्मॉल बाद में। सपोज सारे स्मॉल हो तो एक साथ लिख दो। इसमें देखो ये भाई ये दोनों बड़े हैं तो हमने ले लिए, यहाँ पे दोनों छोटे छोटे आ रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे ले लिए। इस तरह से आपको इससे करना आपको करते जाना है। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो ये 4 बॉक्स भर जाएंगे, फिर इसका करेंगे तो 4 बॉक्स भर जाएंगे। अब इसको कलर कैसे लिखना है ये सुन लो। इसकी ट्रिक है, जिस बॉक्स में आपको कैपिटल बाई और कैपिटल आर मिले उसमें आपको पीला गोल लिखना है। क्या लिखना है, पीला गोल। देखो इसमें बड़ा बाई बड़ा आर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, पीला गोल इसमें भी है इसलिए पीला गोल लिखा, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसे कितने बॉक्स मिलेंगे, हमें 9 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉक्स एक है जिसमें चारों स्मॉल है, तो ये तो एक हो गया रेशो इसका। ऐसा बॉक्स केवल एक ही है, हरा झुर्रीदार, जिसमें चारों स्मॉल है उसको हरा झुर्रीदार लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पीला झुर्रीदार पता है किस में लिखना है। पीले झुर्रीदार की ट्रिक है, स्मॉल आर मिलेगा, जिस बॉक्स में लास्ट में 2 स्मॉल आ रहे हो तो उसमें पीला झुर्रीदार लिखना है। देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, पीला झुर्रीदार, और एक इसमें आ रहा है, तीनों में स्मॉल है, तो ये 3 रेशो हो गए पीले झुर्रीदार के, ये हो गए। अब देख लेते हैं तीसरा वाला, अब देख लेते हैं हरा गोल आपको कहाँ कहाँ लिखना है। हरा गोल की ट्रिक क्या है, स्मॉल बाई स्टार्टिंग में जिसमें स्मॉल बाई मिलेगा वहाँ आपको हरा गोल लिखना है। देखो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसकी ट्रिक क्या है, हरा गोल। ये कितने बॉक्स हैं, ऐसे 3 है, 3 पी और 9 कितने, देखो अब यहाँ से रेशो बन गया, 9 पीले गोल थे। ट्रिक क्या थी, बड़ा बाई बड़ा आर होगा। फिर आपका आया पीला झुर्रीदार, यहाँ पे सॉरी हरा झुर्रीदार। ठीक है, ये पीला झुर्रीदार ही है आपका। ये कितने आए, 3 आए। ट्रिक क्या थी, एक बड़ा बाई मिलेगा, एक छोटा बाई मिलेगा आर। ठीक है,
ये कर लेना, या इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, स्मॉल में लास्ट में 2 बार लिख लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 रेशियो हो गए। अब 3 रेशियो किसके मिले, हरे गोल के। हरे गोल की ट्रिक क्या थी, स्मॉल बाई आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, ये मिल गई तो ये हरा गोल हो गया। लास्ट में हरा झुर्रीदार जो का वो एक ही बॉक्स है ऐसा, अब पूरे बॉक्स मिला लेना, केवल ये चारों स्मॉल हैं, तो ये रेशो 1 का होता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि इनका रेशो कितना निकला था, तो 9 3 3 1, ये ध्यान रखना, ठीक है, पूछा गया। इस तरह टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने में, तो इन्होंने यही बताया था। ये इसका एग्जाम्पल जो जो इसमें किया वही लिखना है। शुद्ध पीले गोल शुद्ध हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पीले गोल पौधे उत्पन्न हुए। ज़्यादातर रेशो कितना पीला गोल मिला है ना, लेकिन प्रथम पीढ़ी में F1 से उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। पीले गोल कितना रेशो था, 9, पीले झुर्रीदार 3, हरे गोल झुर्रीदार 3, हरे झुर्रीदार हरा गोल 3 है सॉरी, और हरे झुर्रीदार भी 1 है। तो इस तरह से रेशो का अनुपात निकला था 9 3 3 1 का, ठीक है। इस तरह से मेंडल के नियम हो जाते हैं पूरे कंप्लीट। आपको समझ में आया कि नहीं, आप जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है, ये भी बताना है आपको। और इसके बाद 2 वीडियो जरूर मिलेंगे आपको, फिजिक्स के न्यूमेरिकल के और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा 100% हो जाएगा तैयार, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस इतना रिवीजन करना है, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे जैसे हिंदी में आए थे, ठीक है। तो बस इतना करना कि आपको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।